अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर फंड एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के रेलेवेंट है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 देखा था, उसमें हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एज अ बेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल। तो हमने उस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया, रेशो एनालिसिस किया, कॉमन साइज और वर्टिकल एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस को देखा। उससे हमने एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग एंड एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग। ये अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थोड़ी एक्सटेंशन है ये चैप्टर भी। इसमें हम फोरकास्ट करेंगे कि कंपनी के कैश फ्लोज कैसे जनरेट होते हैं, फ्यूचर में किन कैश फ्लो की ज़रूरत होगी, और हमें अपने जो शॉर्टेज या डेफिसिट है अगर, या फिर एक्सेस फंड्स हैं, तो उनकी प्लानिंग कैसे करनी होगी। जैसे कि इस चैप्टर के टाइटल से जाहिर है, ये फंड एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस के ऊपर है, और एंड पे इसका जो आखिरी पार्ट है चैप्टर का वो फाइनेंशियल प्लानिंग पे है, जिसमें हम फोरकास्ट करेंगे कैश फ्लोज को। हम इस चैप्टर के आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फंड एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चैप्टर में हम देखेंगे फ्लो ऑफ फंड, सोर्सेज एंड यूजेज स्टेटमेंट। सोर्सेज एंड यूजेज स्टेटमेंट पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर बनाई जाती थी, सोर्सेज एंड यूजेज स्टेटमेंट, लेकिन बाद में यूएस में इसको ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह एक नई स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो दूसरे पॉइंट में लिखी हुई है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट फॉर कैश फ्लो। अब हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड होती है। थर्ड पार्ट में हम कैश फ्लो फोरकास्टिंग को देखेंगे। फोर्थ पार्ट में रेंज ऑफ कैश फ्लोज एस्टीमेट्स हैं। हम ये देखेंगे कि अगर हमारी प्रोबेबिलिस्टिक एस्टीमेट्स हैं, कहीं हमें अगर प्रोबेबिलिटी फेवरेबल रहती है तो कैश एस्टीमेट ज़्यादा हो सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी अनफेवरेबल है तो हम ये देखेंगे कि कैश फ्लो की हम रादर देन एक कंक्रीट पॉइंट कैश फ्लो डिस्कस करें, हम इसमें रेंज ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेशन की तरफ भी जाएंगे। और फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर हमें सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्ट की बेसिस पे बनानी पड़ी तो किन किन एलिमेंट्स को हम कंसीडर करेंगे और किन किन पॉइंट्स को फोकस किया जाएगा। तो ये सारा इस चैप्टर का जो था वो एक समरी थी। फ्लो फंड स्टेटमेंट, फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट क्या है? ए समरी ऑफ फर्म्स चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन से देख सकते हैं कि ये एक फर्म की समरी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में जो एक पीरियड के दौरान चेंज आई उसमें। इस स्टेटमेंट को अल्टरनेटिवली सोर्सेज एंड यूजेज स्टेटमेंट्स या फंड स्टेटमेंट भी कहते हैं, और स्टेटमेंट इन चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जा सकता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को गौर से देखें तो यहाँ आपको वर्ड नज़र आ रहा है, समरी ऑफ फर्म्स चेंजेस, और चेंजेस किस में? इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन की अगर बात करें तो ये बैलेंस शीट की बात हो रही है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या चीज़ होती है? बैलेंस शीट होती है। तो ये क्या है? समरी ऑफ फर्म्स चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हम एक स्टार्टिंग पीरियड की फाइनेंशियल पोजीशन लेते हैं, यानी कि पीरियड के स्टार्ट की बैलेंस शीट लेते हैं, और फिर एंड ऑफ पीरियड की फाइनेंशियल पोजीशन, एंड ऑफ पीरियड की बैलेंस शीट लेते हैं। फिर हम उसमें एनालाइज करते हैं कि इस पीरियड के दौरान फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चेंजेस आए। हम इन फाइनेंशियल पोजीशन की चेंजेस की बेस पे अपनी सोर्स एंड यूजेस फंड स्टेटमेंट बनाते हैं। ये बेसिकली हमें बताता है कि किन बैलेंस शीट के एवेन्यूज़ में हमने इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से हमारे जो है फंड्स जो है यूज़ हुए, और कौन कौन से फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ और उससे हमें फंड्स अवेलेबल हुए। तो बेसिकली हमने क्या करना है, एक समरी स्टेटमेंट बनानी है। वो समरी स्टेटमेंट किस चीज़ की है? वो फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंज आई ड्यूरिंग द पीरियड, वो चेंज आइदर
कैश इनफ्लो था, जिसे हम कह सकते हैं कि वो सोर्सेज ऑफ कैश थे, या फिर वो कैश आउटफ्लो के सोर्सेज थे, यानी कि यूजेस ऑफ कैश था। तो हमने इसमें एक रफ़ एस्टीमेट लेना होता है कि किन किन एवेन्यूज़ से कैश कंपनी को अवेलेबल हुआ, यानी सोर्सेज ऑफ कैश क्या थे, और किन एवेन्यूज़ में कंपनी को ने कैश पे किया, यानी कि यूजेस ऑफ। तो ये सोर्सेज एंड यूजेस स्टेटमेंट प्रीवियसली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको बनाया जाता था, लेकिन बाद में यूएस में इसको 1989 में रिप्लेस करके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये तो था एक ओवरऑल ओवरव्यू कि फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट किस चीज़ को कहते हैं। हम आगे इसके फर्दर मज़ीद जो हैं पार्ट्स इनको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है इसमें व्हाई शुड वी बॉदर टू अंडरस्टैंड अ फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट दैट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन यूएस ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करने का मकसद फंड फ्लो स्टेटमेंट समझाने से ही क्यों हुआ, ये क्वेश्चन है, जबकि ये स्टेटमेंट जो है यूएस में अब इसका इतना ख्याल नहीं रखा जाता और एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट में भी अब ये फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाई जाती। तो फिर हमने क्यों ये मतलब जहमत की कि हम सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करें कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश किस चीज़ को कहते हैं। बेसिकली ये एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको चैप्टर में के स्टार्ट को में रखा गया है, ताकि हमें ये पता चले कि हमारी बैलेंस शीट में फाइनेंशियल चेंजेस जो हैं उनकी इम्प्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्टार्ट ऑफ पीरियड मेरे पास एसेट्स कम थे और स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड मेरे पास एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, तो एसेट्स इंक्रीज़ होने की लॉजिकल रीज़न ये हो सकती है कि वी हैव परचेज मोर एसेट्स, और जब हमने परचेजेस की हैं दैट विल आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी कि यूजेज ऑफ कैश हुआ है। तो हम इस तरह बहुत सारी बेसिक चीज़ों को देखेंगे जो सिर्फ हमारी इस अंडरस्टैंडिंग की और क्लैरिटी को इंक्रीज़ करेंगी कि इससे हमें ये आइडिया हो सके आइदर दिस ट्रांजैक्शन इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन कैश, इफ़ इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन कैश तो इन विच वे, आइदर इट इज़ यूज ऑफ कैश और इट इज़ सोर्स ऑफ कैश। यूज ऑफ कैश मीन्स वी हैव टू पे कैश इन दैट एवेन्यू एंड दैट item of balance sheet, और अगर if it is the source of cash then it means कि we have a way to receive cash in this transaction। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये easy to understand भी है। अगर हमारे एक जेनेरिक आइडिया हो जाए कि कौन कौन से एवेन्यूज़ सोर्सेज हैं, कौन कौन से एवेन्यूज़ यूजेस हैं, तो हमें बाद में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने में भी काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, अब उसने थोड़ा सा एलैबोरेट किया है। द फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट includes important non-cash transaction while the cash flow statement does not। हम ये देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में कि जब हम यूजेज और सोर्सेज की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें बहुत जगह पे जो है नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह है और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो नॉन कैश हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो वर्चुअली यूजेज और फंड्स में कैलकुलेट हो जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हम इनको नहीं लेते। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस भी है, बाद में हम देखेंगे। इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर एंड ऑफन प्रेफर्ड बाय मैनेजर फॉर एनालिसिस पर्पस ओवर मोर कम्प्लेक्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो यूजेज और फंड स्टेटमेंट है ये जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स आपके सामने आ जाती है। आप क्या करते हैं, स्टार्ट ऑफ पीरियड फाइनेंशियल पोजीशन ले लेते हैं, यानी कि बैलेंस शीट, एंड ऑफ पीरियड बैलेंस शीट को ले लेते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को। आप उनके जस्ट डिफरेंस को एनालाइज करते हैं तो आपको एक क्विक वे में एक एनालिसिस हो जाता है कि किन किन जगह से आपका कैश जो है वो जनरेट हो सकता है, यानी आपके सोर्सेज ऑफ कैश हैं और कौन कौन से एवेन्यूज थे जहां आपका कैश यूज़ हुआ, यानी आपकी कैश की यूटिलाइजेशन हुई। तो ये बड़ा इजी होता है मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक जेनेरिक रफ ओवरव्यू के लिए, जबकि उन्हें इसी के पैरेलल अगर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी हो वो वो एक कम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और वो उसके एक्सपर्ट जो हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के वो ही प्रिपेयर करके देते हैं। तो मैनेजर्स प्रेफर करते हैं कि इजीली जो उन्हें अवेलेबल मतलब स्टेटमेंट है फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो उसी से अपनी एनालिटिकल व्यू पॉइंट जो है उसकी क्लैरिटी कर लेते हैं। ठीक है, हेल्प्स यू टू बेटर अंडरस्टैंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट स्पेशली इफ़ इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर इनडायरेक्ट मेथड। हम आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, वो दो तरह से बनती है, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है जिसमें हम सोर्सेज यूजेस की कैलकुलेशन करते हैं, ये हमें हेल्प करती है
आगे जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उसकी भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है ये हमें काफ़ी ज़्यादा। तो इसका कहने का मकसद इस पॉइंट में ये है कि अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएं या इनडायरेक्ट तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करें तो वो दोनों काफ़ी करीब हैं, एक दूसरे के आइडिया को काफ़ी ज़्यादा क्लियर करती हैं। अच्छा, फंड्स क्या हैं? ऑल ऑफ द फर्म्स इन्वेस्टमेंट्स एंड क्लेम्स अगेंस्ट दोस इन्वेस्टमेंट्स। ये फंड्स की उसने डेफिनेशन लिखी है कि हमारी तमाम इन्वेस्टमेंट्स और ऐसी तमाम एवेन्यूज जहाँ हमारा क्लेम किसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है, ये सारे फंड्स हैं। एक्सटेंड बियॉन्ड जस्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो फंड्स का मतलब ये है कि वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स या वो तमाम क्लेम जिनके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो तमाम हमारे फंड्स कहलाएंगे। और ये जब हम बात करें इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स सेटिस्फाई मतलब फॉर एग्जांपल मैंने किसी दोस्त से 100,000 रुपीज़ लेने हैं तो ये 100,000 रुपीज़ जो मेरी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है या क्लेम टू इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे लिए फ़ंड्स की डेफिनेशन रखते हैं। ठीक है, मैं इनको फ़ंड्स की डेफिनेशन में लूँगा। और वो दोस्त मुझे क्या कहता है, वो कहता है एक ऑप्शन मुझे देता है कि आप मेरे से कैश ले लें। ठीक है, तो अगर वो मेरे ये इन्वेस्टमेंट जो है या मेरा क्लेम टू इन्वेस्टमेंट को सेटल करता है इन कैश तो वेल एंड गुड, ये कैश की शेप में हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो मुझे एक ऑफ़र करता है कि हाँ ठीक है, आपके क्लेम हैं, मैंने आपको 100,000 पे करना है, लेकिन मेरे पास फॉर द टाइम बीइंग 100,000 इन कैश अवेलेबल नहीं है, आप मेरे से इन एक्सचेंज गोल्ड ले लें, मैं आपको गोल्ड दे देता हूँ, आप इससे मेरी लायबिलिटी को या मेरे अपने इस क्लेम को सेटल कर लें। तो जब हम बात करें फ़ंड्स की, वो हमारे क्लेम तो हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन भी हो सकती है जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो। इसलिए हम जब फंड्स की फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे तो फंड्स एक जेनेरिक ओवरव्यू देगा हमारे क्लेम्स के, दैट क्लेम्स मे बी रिसीव्ड इन कैश एंड मे नॉट बी रिसीव्ड इन कैश। तो यहाँ एक थोड़ी सी क्लैरिटी प्रॉब्लम आ जाएगा कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट में जिन चीज़ों को हम सोर्सेज कह रहे होंगे, यानी कि ये यहाँ से हमें कैश अवेलेबल हो सकता है, जिन चीज़ों को हम यूजेस कह रहे हैं वो माइट भी सेम उसी तरह ना हो, उनके अगेंस्ट सेम उसी तरह कैश रिसीव ना हो। इसलिए फिर इसी स्टेटमेंट को कैंसिल करके बाद में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंट्रोड्यूस करवाया गया, जहां हम प्योरली डील करेंगे उन आइटम्स में जो प्योरली कैश में या तो पे की जाएंगी या रिसीव की जाएंगी। ये एक हमें उसने थोड़ा सा ओवरव्यू, जेनेरिक ओवरव्यू है। आप ये देख रहे हैं द लेटर्स लेबलिंग द बॉक्सेस स्टैंड यूजेस एंड सोर्सेज, दैट इज़ सोर्स एस एंड यू फॉर यूजेस। जो आप इस तरह वर्टिकली देख रहे हैं, ये एस स्टैंड फॉर सोर्सेज एंड यू स्टैंड फॉर यूजेस। ठीक है, फिर ऊपर आप हॉरिजेंटली देख रहे हैं, ए स्टैंड फॉर एसेट्स और एल स्टैंड फॉर लायबिलिटीज़। तो ये एक टेबल उसने हमें बना के बताया है कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के लिए। आप ये देखें, इसमें माइनस का साइन आ रहा है। अगर हमारे पास हम एक फ़्लो फंड स्टेटमेंट या सोर्सेज एंड यूज स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं तो वो हमने डेफिनेशन में ये देखा था, दैट इज़ अ समरी ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू एन अदर पीरियड। हम यहाँ क्या देखेंगे, अगर हमारे पास एसेट्स जो हैं बिगनिंग और एसेट्स एंडिंग, यहाँ हम कर लेते हैं एसेट्स एंडिंग और एसेट्स बिगनिंग, यानी कि साल के शुरू में मेरे पास एसेट्स जो थे वो ज़्यादा थे और साल के एंड पे एसेट्स कम हो गए। तो इट मीन्स कि हमने कुछ एसेट्स जो हैं वो सेल आउट कर दिए। जब हम एसेट्स को सेल आउट करेंगे तो इसका एक इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि वी सोल्ड देम इन कैश, either we have not received cash, mean कि if reduction of asset means to we give to someone to settle over liability or we have sold them in the general market for cash। अगर आपके सामने एसेट्स जो हैं वो बिगनिंग पीरियड से एंड ऑफ पीरियड के दरमियान एंड माइनस हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, तो वो आपके लिए एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ कैश है। ठीक है, अगर इसी के ऑपोजिट अगर लायबिलिटीज़ आपकी बिगनिंग फाइनेंशियल पोजीशन से एंडिंग फाइनेंशियल पोजीशन तक इंक्रीज़ हो रही हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने साल को स्टार्ट किया तो आपने 100,000 पे करने थे लोगों को, और जब साल एंड हुआ तो आपने 150,000 पे करने हैं। आपकी लायबिलिटीज स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन टू एंड ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज़ हो गई। तो ये इंक्रीज़ भी एक इम्प्लाइड मीनिंग आपको ये दे रहा है कि यू हैव यूटिलाइज द फंड्स ऑफ अदर पीपल, सो दैट वुड बी अ सोर्स ऑफ फंड फॉर यू। ठीक है। इसी तरह अगर हम ये देखें कि अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ये प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि अगर स्टार्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन से एंडिंग फाइनेंशियल पोजीशन तक हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो गए, इसका मतलब ये है कि वी हैव परचेज मोर एसेट्स। अगर हम परचेज़ करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने माइट भी यूज़ किया है कैश को, अपनी एसेट्स को परचेज़ करने के लिए हमने अपने अदर एसेट जो कैश की शेप में थे वो पे किए हैं। तो ये चीज़ भी हमें एक इम्प्लाइड मीनिंग दे रही है कि अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हों तो वो आपका यूजेज ऑफ फंड्स आ जाता है। ठीक है। और अगर लायबिलिटीज़ वो डिक्लाइन हो रही हैं तो वो भी आपका यूजेज ऑफ फंड आ जाता है। लायबिलिटीज़ के डिक्लाइन करने का मतलब ये है कि पहले आपने 100,000 का क्लेम देना था और जब पीरियड एंड हुआ तो आपका क्लेम 70,000 रुपीज़ का रह गया, क्यों आपने पे करना है। तो इट मीन्स कि यू हैव पेड एक्स्ट्रा, आपने 30,000 एक किस्म की जो फंड्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया। तो ये एक जेनेरिक ओवरव्यू था जिसमें हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि फ़ाइनेंशियल पोजीशन, आप जब भी फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट को आपने देखा है, उसकी एक साइड एसेट साइड होती है और दूसरी साइड लायबिलिटीज़ प्लस ओनर एक्विटी साइड होती है। तो ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि अगर एसेट साइज डिक्लाइन हो तो वो सोर्स ऑफ फंड है, और एसेट साइड इंक्रीज़ हो तो वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। और इसी तरह लायबिलिटी साइड में अगर इंक्रीज़ इन लायबिलिटी है तो वो सोर्स ऑफ फंड है, और अगर लायबिलिटी साइड में डिक्लाइन है तो यो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। ये सारा आपको एक जेनेरिक अंडरव्यू और एक व्यू देने के लिए किया जा रहा है ताकि आपको ये समझ सकें कि जो कन्वेंशनल सोर्स एंड यूजेज स्टेटमेंट थी वो कैसे बनती थी। जी, हमने चैप्टर नंबर 6 में बास्केट वंडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा था, उसकी बैलेंस शीट को देखा था, उसकी इनकम स्टेटमेंट को देखा था। ये आपके सामने सेम बैलेंस शीट आ गई बास्केट वंडर की जो हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा था। आपके राइट साइड पे एक कॉलम है ईयर 2002, फाइनेंशियल ईयर 2002 की फिगर्स है, और लेफ़्ट साइड पे फाइनेंशियल ईयर 2003 की फिगर्स है। तो ये हमारे लिए जो है ये स्टार्ट ऑफ द पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई और ये एंड ऑफ पीरियड फाइनेंशियल पोजीशन हो गई। तो हम इन दोनों फाइनेंशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है उनको देखते हैं। ठीक है। अगर आप ये देखें, आपके एसेट्स 100 थे, बाद में आपके एसेट्स 90 के रह गए, तो आपका डिक्लाइन इन एसेट्स हुआ। तो इसके सामने उसने साइन माइनस का शो कर दिया। तो जब एसेट्स डिक्लाइन करें तो वो आपके लिए सोर्स होता है। यहाँ भी एसेट डिक्लाइन हो रहे हैं, माइनस साइन है, सोर्सेज है। यहाँ इन्वेंट्रीज 2002 में 616 की इन्वेंट्रीज थी और 2003 में हमारे पास 696 की। एसेट्स इंक्रीज़ हो गए तो यहाँ प्लस साइन है, इंक्रीज़ हो गए, तो ये यूजेज ऑफ फंड है। इसी तरह अल्टरनेटिवली बहुत सारी आइटम जैसे ये है, हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स एंड पे आ रहे हैं। पहले हमारे पास पिछले साल 631 रुपीज़ के फिक्स्ड एसेट थे और अब हमारे फिक्स्ड एसेट जो हैं वो $701 के आ गए। यहाँ भी इंक्रीज़ है, तो ये यूजेज ऑफ फंड है। तो ये उसने ओवरव्यू हमें दिया है जिससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि एक फाइनेंशियल पोजीशन की जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है फ्रॉम वन पीरियड टू अदर पीरियड, उनमें अगर पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है तो उनको हम कैसे सोर्सेज में यूटिलाइज़ करेंगे या फिर उन्हें फंड में क्लासीफाई करेंगे। ये अब उसने अमाउंट के साथ इस स्लाइड में हमें शो कर दिया कि वो प्लस माइनस अमाउंट में कितनी है। ठीक है। अब ये हमारे पास बास्केट वंडर की वही बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आ गई 2002 और 2003 के अंदर। अब ये देखिए 2002 में हमारे पास नोट्स पेबल थे $295 के और 2003 में वो रह गए $299 के। तो यहाँ लायबिलिटी है, लायबिलिटी में डिक्लाइन आया ओवर द पीरियड फाइनेंशियल पोजीशन में, तो ये हमारे लिए यूजेस हो गया, यूजेस ऑफ फंड्स हो गई। तो इसी तरह हमने हर आइटम को क्लासीफाई किया, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी को, आइदर देयर इज़ नेगेटिव चेंज और पॉजिटिव चेंज। If there is a negative change then it is use of fund. If there is a positive change then it is a source of a fund. तो ये चीज़ें हमने पहले जो स्लाइड में एक ओवरव्यू लिया बनाया था
तो उससे हमने इस बैलेंस शीट को टेस्ट भी कर लिया कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए यूजेस हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए सोर्स हैं। ये दूसरी स्लाइड है जिसमें उसने अब डॉलर वाइज अमाउंट भी बताई है, ठीक है। तो ये सारी थी। अब उसने उन डॉलर वाइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को, सोर्सेज को ऊपर से सेपरेट कर लिया और यूजेस को सेपरेट कर लिया। तो आप ये देखेंगे कि इस स्टेटमेंट में जो सोर्सेज हैं वो यूजेस के हमेशा बराबर शो होते हैं, ठीक है। चूँकि बैलेंस शीट का ये रूल है कि एसेट साइड इज़ ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी साइड, ठीक है। तो जो सोर्सेज हैं वो ऑलवेज यूजेस के बराबर आएंगे। इस स्टेटमेंट की जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो ये है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ यूजेस एंड सोर्सेज ये ऑलवेज बैलेंस आती है। जितने हमारे पास पॉजिटिव सोर्सेज जनरेट होते हैं बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से, उतने ही हमारे पास यूजेस भी होते हैं। इससे हमें ओवरव्यू क्या मिलता है? हमें ओवरव्यू मिलता है कि कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं जहां से हम सोर्सेज यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और सोर्सेज को हम अल्टरनेटिवली मीनिंग में लेते हैं कि हमें कैश भी रिसीव हो सकता है, और यूजेस का मतलब है कौन कौन सी एवेन्यूज़ हैं जहां हमें पेमेंट करनी पड़ सकती है और कैश को यूटिलाइज़ करना पड़ सकता है या अपने क्लेम को सेटल करना पड़ सकता है। तो मोस्टली कंसीडरेबल पॉइंट डिज़ाइन में ये रखा जाता है कि ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है इट वुड बी सेटल्ड इन कैश, बट नॉर्मली इसमें बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व होती है जो कैश में नहीं होती। तो ये सारा एक ओवरव्यू था, जेनेरिक ओवरव्यू फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। अच्छा, फिर इसमें ये होता था एडजस्टिंग द बेसिक सोर्स एंड यूज स्टेटमेंट। सोर्स एंड यूज स्टेटमेंट्स में भी हम बहुत सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट करते हैं। आगे हम जब प्रॉपर अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। तो एडजस्टमेंट वो कहता है कि सोर्सेज एंड यूज स्टेटमेंट्स में भी होती हैं। द फॉलोइंग 3 स्लाइड्स आर बास्केट वंडर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट दैट वाज डिस्कस इन चैप्टर 3। जो प्रीवियसली हमने 3 स्लाइड्स देखी वो बास्केट वंडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही थी और ये हमने चैप्टर नंबर 6 में भी देखी थी। दिस इंफॉर्मेशन विल बी नीडेड टू एडजस्ट द बेसिक सोर्स एंड यूजेस। कहता है हम इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद लेते हैं जिससे हम इसकी बेसिक सोर्स एंड यूज स्टेटमेंट में कुछ एडजस्टमेंट करके देखेंगे, ठीक है। ये बास्केट वंडर की उसी तरह बैलेंस शीट है, उसकी ईच एंड एवरी आइटम को उसने हमें डिस्कस करके बताया है। मैं इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये सेम टू सेम आइटम्स हैं। ये जस्ट उसके बाद इनकम स्टेटमेंट हमें एलेबोरेट करके बता रहा है, ठीक है। वो कहता है रिकग्नाइज प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। सबसे पहले ये होता है कि हमने इसमें प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स को भी रिकग्नाइज करना होता है। चेंजेस इन रिटेन्ड अर्निंग इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। आपको पता है कि चेंजेस इन इक्विटी, अगर आपके पास पहले साल में जो है रिटेन्ड अर्निंग कम है और दूसरे साल में रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ गई हैं, तो इट मीन्स कि यू हैव सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट इज़ नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। तो ये प्रॉफिट का वो पोर्शन है जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स में डिवाइड नहीं किया बल्कि कंपनी में रिटेन कर लिया। तो इसकी कैलकुलेशन का एक तरीका क्या है कि हमारे पास सोर्स है, एक पोटेंशियल सोर्स नेट प्रॉफिट। हमने इनकम स्टेटमेंट में देखा, बास्केट वंडर की प्रीवियस स्लाइड पे मैं जाता हूँ कि यहाँ हमने अर्निंग आफ्टर टैक्सेस $91 अर्न किए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो हमने $91 को एक पोटेंशियल सोर्स ले लिया कि हमने ये प्रॉफिट अर्न किया, और फिर हमने इस प्रॉफिट में से $38 यूजेस यानी कि डिविडेंड पे कर दिए। तो $91 हमारे पास सोर्स था, पेमेंट हमने $38 की एज अ कैश डिविडेंड कर दी, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा $53। तो ये क्या है, हमारे पास नेट सोर्स है। इंक्रीज़ इन रिटेन्ड अर्निंग है, तो इंक्रीज़ इन रिटेन्ड अर्निंग जो है ये हम इसको क्या करेंगे, इसको एज अ सोर्स लेंगे, ठीक है। फिर उसमें उसने दूसरी एडजस्टमेंट के बारे में ये बताया, रिकग्नाइज डेप्रिसिएशन एंड ग्रॉस चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट्स। कहता है कि हम जब भी बैलेंस शीट को लेंगे और स्टार्टिंग पीरियड फाइनेंशियल पोजीशन से एंड पीरियड फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ जाएंगे तो हमने उसमें डेप्रिसिएशन की वजह से जो डिक्लाइन आया उसको भी काउंट फॉर करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये $30 है डेप्रिसिएशन, और हमने जो फिक्स्ड एसेट इंक्रीज़ किए वो $100 के थे, तो हमारे पास जो उसका नेट रिज़ल्ट आया $70 का आया। ये बास्केट वंडर की फाइनेंशियल पोजीशन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि उसके जो नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स हैं वो $701 है, ठीक है। और इसमें इंक्रीज़ इन डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमारे पास $30 आई। तो डेप्रिसिएशन को चूँकि ये हमारे एसेट्स को
जो है इसने डिक्रीज़ शो किया है, डेप्रिसिएशन ने डिक्रीज़, तो ये हमारे लिए सोर्स है। और जो हमने एडिशन किया है फिक्स्ड एसेट्स में वो $100 का है, तो ये $100 जो हमारे पास है ये हमारे लिए यूजेस है। जब हम यूज़ किया, हमने ओवरऑल क्या किया, फिक्स्ड एसेट परचेज़ किए $100 के, तो वो हमारे लिए यूज़ हो गया। और उसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 30 की, वो एक किस्म का हमने एक सेविंग हो गई, सोर्स हो गया। तो इनका जो नेट डिफरेंस आया, इंक्रीज इन नेट फिक्स्ड एसेट $70, तो ये हमारा नेट यूजेज आ गया। तो ये भी उसने दोबारा से हमें कुछ वही बताया कि फंड्स प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन की जब बात करेंगे तो हम नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे। फिर जो बाकी चीज़ें हैं, अकाउंट रिसीवेबल में डिक्रीज़ आया, इंक्रीज़ इन लॉन्ग टर्म डेट आया, डिक्रीज़ इन कैश इक्विवेलेंट आया, तो जो इसमें सोर्सेज हैं उनको ऐड अप कर लिया, जो हमारे यूजेस हैं उनको ऐड अप कर लिया। बेसिकली ये सिर्फ सोर्सेज साइड है, तो बैलेंस शीट की तमाम एवेन्यूज़ को हमने उठा लिया जो सोर्सेज हो सकते थे। तो हमारे सोर्सेज जो हैं टोटल 224 के आए। इसी तरह हमने यूजेस को ले लिया, तमाम यूजेस को भी जब हमने क्यूमुलेटली अकाउंट फॉर किया तो वो भी $224 आए। मैंने आपको बताया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ यूजेस एंड सोर्सेज ये हमेशा बैलेंस आती है, ये बताती है कि किस जगह और किन एवेन्यू से सोर्सेज जनरेट हुए और कौन कौन से आपके इनके अगेंस्ट यूजेस हैं। ठीक है, अब ये फिर उसने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है सोर्सेज क्या हैं और यूजेस क्या हैं। सोर्सेज प्राइमरीली थ्रू नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस एंड लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज। सोर्स के एवेन्यूज़ क्या हैं कि एक तो आप बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं, वो आपका सोर्स है। दूसरा, आप लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, यहाँ आप एक्टिव फर्दर जनरेट कर रहे होते हो। लॉन्ग टर्म डेट का इंक्रीज़ होने से या फिर एक्टिव के इंक्रीज़ होने से आपके सोर्सेज होते हैं। और यूजेस क्या होते हैं, प्राइमरीली एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, आप उनको बढ़ा रहे हैं, इन्वेंट्रीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स, तो ये सारे आपके यूजेस हो सकते हैं। सोर्सेज के एवेन्यू कौन से हैं और यूजेस के एवेन्यू कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो।